आज हम बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की। आज जो हमारे सिलेबस में है वो नेक्स्ट पार्ट है भू राजस्व व्यवस्था। इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, बंगाल में कंपनी के पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब उनका अधिकार हो गया और उन्होंने इन युद्धों को जीतने के बाद वहां का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, टैक्स इकट्ठा करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सब जानते ही हैं। तो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कंपनी सरकार ने भूमि व्यवस्था के अंदर कुछ हम कह सकते हैं आमूलचूल परिवर्तन किए, कुछ चेंजिंग्स की। इसके अंदर अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले लॉर्ड क्लाइव की बात करूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू से ही शुरू कर लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव जो कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने एक व्यवस्था की। उसने कहा कि जो ज्यादा ठेका देगा जमीन पर, जमीन उसी को दे दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। जमीनी व्यवस्था पर से गवर्नमेंट ने अपना अधिकार बना लिया, कंपनी ने, और ज्यादा ठेके देने वाले को जमीन दे दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी का एक बार तो राजस्व बढ़ा, लेकिन लोगों ने जमीन ठेके पर लेने से मना कर दिया। अब स्थिति ये हो गई कि कंपनी के राजस्व में अस्थिरता पैदा हो गई कि एक साल तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, दूसरे साल किसी ने ठेके पे जमीन नहीं ली, रेवेन्यू बिगड़ गया। ये सारा सिस्टम हो गया और कंपनी के राजस्व में जो स्थायित्व था वो समाप्त हो गया। अब लॉर्ड क्लाइव के बाद जो नेक्स्ट कंपनी गवर्नर जनरल बनकर आया, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने देखा कि कंपनी के राजस्व में बहुत ज्यादा अस्थिरता है, तो उसने कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए जो भू राजस्व व्यवस्था की नीतियां थी उनमें कुछ चेंजिंग की और उसने 3 नई नीतियों का निर्धारण किया, जिसमें से एक का नाम था स्थायी बंदोबस्त। कंपनी के भू राजस्व बढ़ाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी राजस्व व्यवस्था को लागू किया। इस स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्टिंग में 10 साल के लिए लागू किया। इसे दहसाला प्रणाली कहा गया। 10 साल के लागू किया गया और इसके अंतर्गत एक क्षेत्र के एरिया की जमीनों को निश्चित लगान पर जमींदारों को ठेके पे दे दिया गया। उनसे कहा गया कि आप हमें इतना ठेका हर साल देंगे, ये जमीन पर मालिकाना अधिकार आपका है। इससे किसानों के भी जो पैतृक उनके रिश्ते थे जमीनों के साथ वो टूट गए, क्योंकि वो क्षेत्र जमींदार के अंडर में आने लगा। और उसका 10/11 भाग जितना लगान निश्चित किया गया तुरंत आपको कंपनी के अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। बाद में आप फसल होने के बाद जमा करा सकते हैं। और उसका 1/11वां भाग टैक्स को इकट्ठा करने में आपका जो खर्चा होगा वो जमींदार आप रख सकता है। बाद में स्थिति को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, मद्रास के जिलों में, बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर तो स्थायी रूप से ही स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था का इतिहासकारों ने थोड़ा सा विरोध भी किया है। विपिन चंद्र पॉल का मानना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बड़ी गलतफहमी की, क्योंकि उसने जो ये व्यवस्था लागू की, इसने ये व्यवस्था ब्रिटेन के जमींदारी व्यवस्था को देखते हुए लागू की भारत में, जबकि बंगाल के
जमींदारों में और ब्रिटेन के जमींदारों में बहुत ज़्यादा फर्क था। वहाँ की कृषि में बहुत फर्क था, वहाँ की जलवायु में बहुत फर्क था। उसके हिसाब से इसने ये बड़ा मूर्खतापूर्ण काम किया। लेकिन स्थायी बंदोबस्त से कंपनी के कुछ फायदे भी हुए। स्थायी बंदोबस्त के कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने गुण भी माने हैं। देखिए, मार्समैन नामक इतिहासकार ने कहा कि ये बहुत ही बहादुरी वाला, बहुत ही साहस वाला और बहुत ही समझदारपूर्ण लिया गया निर्णय था, क्योंकि इससे कंपनी के राजस्व में तो बहुत वृद्धि हुई और नो डाउट 10 साल के लिए इसको दे दिया गया। और मार्समैन के अनुसार ऐसा माना जाता है, उनका ऐसा मानना है कि इस व्यवस्था से कृषि के अंदर भी खूब विकास हुआ। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त के कुछ महत्वपूर्ण गुण भी बताए कि स्थायी बंदोबस्त के क्या गुण हैं, तो हम उन गुणों पे बात कर लेते हैं स्थायी बंदोबस्त के। देखिए, इससे कंपनी जमींदारों और किसानों कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ। और जैसा कि हमने बात किया, हम इसके गुण की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो यह है कि इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस स्थायी बंदोबस्त के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरा, कृषि का विस्तार हुआ, क्योंकि अब लोग ज्यादा से ज्यादा जमींदार ज्यादा से ज्यादा जमीन को ठेके पर लेकर ज्यादा से ज्यादा फसल प्राप्त करने के लिए ये काम करने लगे। और मार्समैन के अनुसार उसका मानना है कि इस व्यवस्था से लोगों की आदतों और सुखों में वृद्धि हुई। इसका एक गुण यह भी बताया गया कि बंगाल की आंतरिक स्थिति में भी सुधार हुआ। बंगाल की आंतरिक स्थिति में सुधार हुआ, कारण कि अब बंगाल के जमींदार ज्यादा से ज्यादा जमीन लेने लगे। उनको पता था कि ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा खेती होगी, उसकी वजह से उनकी भी इनकम बढ़ेगी और कंपनी का तो राजस्व बढ़े ना बढ़े उन्हें कोई मतलब नहीं था, उनको स्पेशली अपने लिए था। और खेती में नए नए प्रयोग होने लगे। इससे खेती में भी वृद्धि हुई, फसलों में भी, खाद्यान्न में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ। कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब उनका भूमि से मिलने वाली राजस्व व्यवस्था स्थायी हो गई। उनको पता था इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फसल हो चाहे नहीं हो। अगर जमींदार नहीं देते हैं तो उनकी जमींदारी की नीलामी करके किसी दूसरे को दे दी जाएगी। तो इस पर्पज से वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे अपने लाभ के लिए और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, उनका फिक्स हो जाएगा। अब कंपनी ने भू राजस्व से अपना ध्यान हटाकर दूसरे अलग कामों में अपना ध्यान लगा दिया, क्योंकि इधर से तो वो बिल्कुल ही निश्चिंत हो ही गए थे कि इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये स्थायी, क्योंकि इनकी जो इनकम थी वो स्थायी हो गई थी स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। इसका एक गुण और बताया गया है, वो ये है स्थायी बंदोबस्त का कि नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ। नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इस नए जमींदार वर्ग ने ज्यादा से ज्यादा भूमि ठेके पर लेने की नई प्रथा को चलाया। अपने यहां से उसने जेब से पैसे देकर, चाहे उसे नुकसान हुआ चाहे फायदा हुआ, इससे जमींदारों और सरकार के बीच में एक नया रिश्ता कायम हो गया। जब बाद में आगे चलकर कंपनी पर संकट आया तो इन्हीं जमींदारों ने कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग किया और देश में उनके साम्राज्य को फैलाने में, उनकी नींवों को मजबूत करने में इस जमींदार वर्ग ने कंपनी को बहुत बड़ा सहयोग दिया। इससे एक गुण यह भी बताया है कि जमींदारों को लाभ हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि उन्हें निश्चित पता था वो एक बहुत लंबे समय के लिए जमीनों के मालिकाना हक को लेकर बैठ गए
जमीनों पर उनका अपना स्थायित्व अधिकार प्राप्त हो गया, उनको सोर्स ऑफ इनकम उनकी बढ़ गई, क्योंकि फसलें ज़्यादा और ज़मीनें ज़्यादा होने से उनका अपना राजस्व भी बढ़ गया था। इसके अलावा कृषि का विकास, ये भी एक गुण बताया गया है, क्योंकि एक निश्चित लगान देने की वजह से जमींदारों को यह लगा कि हमें इतना देना है। अब हम अगर ज्यादा से ज्यादा कृषि करते हैं, हमें तो इतना ही देना है, कृषि जितनी ज्यादा होगी उतना फायदा हमें होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर खाद्यान्न ज्यादा हो गए, फसलें ज्यादा होगी तो लगान ज्यादा देना पड़े, वो फिक्स है। इसकी वजह से जमींदार वर्ग ने कृषि के विकास में नई नई टेक्नोलॉजी को यूज किया, नए तरीके से अपने फसलों को बढ़ाया और ज्यादा से ज्यादा जमीन लेकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की इन लोगों ने कोशिश की। ये थे स्थायी बंदोबस्त के कुछ गुण। अब हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के दोषों पर, कि वो कौन से दोष थे जिनकी वजह से स्थायी बंदोबस्त एक बहुत ही हानिकारक निर्णय साबित हुआ।